Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is business need money. बिजनेस को ना पैसा चाहिए। बिजनेस को अबंडेंस ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है आगे ग्रो करने के लिए, आगे एक्सपेंड करने के लिए। सप्लायर की पेमेंट करनी है, इन्वेंटरी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और बिजनेस को जब आगे बढ़ाना है ना, तो पैसा तो चाहिए बिजनेस को। कहाँ से आएगा ये पैसा? कहाँ से अरेंज करें मनी को? मनी कहाँ से अरेंज होगी? जरा इस बात को आज के 5 एएम के सेशन में समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल काम करते हैं। तो मैं आपको एक रियल लाइफ बिजनेस ओनर की स्टोरी के साथ में रिलेट करता हूँ। नाम मैंने चेंज कर दिया है उस बिजनेस ओनर का। तो ये स्टोरी है राजेश की। अब राजेश कौन है? राजेश एक इंटीरियर डेकोरेटर है। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट के बिजनेस लेता है। जब उसने ना बिल्कुल नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब कैसे शुरू किया बिजनेस बिजनेस उसने? देखो, इंटीरियर डेकोरेशन का काम उसने सीख लिया। अब उसने किसी आर्किटेक्ट के साथ भी काम किया था और कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी काम किया हुआ था। अब उसको समझ तो आ गई है कि इस तरह से ऑफिस को रिनोवेट किया जाता है और ये बनाए जाते हैं रेजिडेंशियल होम। ये बनाए जाते हैं इस तरीके से। मॉल्स के अंदर की डिजाइनिंग कैसे की जाती है, किस तरह से शोरूम्स को डिजाइन किया जाता है, कैसे मटेरियल आता है, कहाँ से कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, समझ तो पूरी आ गई है। उसका इंटरेस्ट भी है, शौक भी है, पैशन भी है। तो उसने कहा कि अब मुझे यही काम करना है। किसने? राजेश ने शुरू कर दिया। मैं टॉपिक कहां पर लेकर जा रहा हूं? बिजनेस नीड मनी। बिजनेस को ना पैसा चाहिए होता है। अब राजेश की स्टोरी में उसने कैसे मल्टी मिलेनियर बिजनेस भी खड़ा कर लिया है और मनी को भी अरेंज कर लिया है। जब उसने अपने करियर की शुरुआत की है, तब तो कोई पैसे ही नहीं है। तो राजेश ने अपना बिजनेस सबसे शुरू में कहां से शुरू किया? उसका एक दोस्त है, वो किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ऑफिस में बैठता है। तो राजेश ने भी उसी के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के उस ऑफिस के अंदर बैठना शुरू कर दिया। लैपटॉप था ही उसके पास, और अपने दोस्त के ऑफिस में उसको क्या मिल गया? एक टेबल और चेयर मिल गई। बस वहां बैठता है। विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवा लिए हैं, और मालूम है उसको कि भाई मेरा इंटीरियर डेकोरेशन का काम है। वो तो कैसे होना है? वो तो होना ही मेरे कॉन्टेक्ट से है, नॉलेज से है, सर्कल से है। तो उसको ना एक ऑफिस रिनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब क्या था? 40 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर पूरा का पूरा ऑफिस रिनोवेट होना है। क्या किया? अपने लैपटॉप के ऊपर कोटेशन बनाई। 40 लाख रुपए टोटल लगने हैं। उसका बीओक्यू बनाया कि भाई ये तो खर्चा आएगा इसके सिविल वर्क के ऊपर, और ये खर्चा आएगा फर्नीचर के ऊपर। इतनी तरह के आइटम्स को परचेज किया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट बना के 40 लाख का उसने अपने पोटेंशियल कस्टमर को बताया। बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ हो गया। और अब सबसे पहले काम क्या किया है? सबसे पहले उसने अपने लैपटॉप के ऊपर उसका इंटीरियर डिजाइन पूरी तरह से बढ़िया दिन रात मेहनत करके बना दिया। ड्राफ्ट मीटिंग की, फर्स्ट मीटिंग की उसके साथ में, जिसके अंदर वो डिजाइन पास हो गया है। अब पैसे की रिक्वायरमेंट है। किस चीज के लिए? 40 लाख का ऑफिस बनना है। भाई ये तो बोल रहा है राजेश कि सर आपके ऑफिस में काम होना है, तो एक काम करते हैं ना, अब आप इतने पैसे रिलीज करो। तो 5 1 लाख रुपए उससे रिलीज करवाए, और जिससे उसने काम करना शुरू कर दिया। बड़ा सिंपल है। बिजनेस मॉडल क्या कह रहा है कि मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर, आपके लिए काम करूंगा, 40 लाख में काम करूंगा। चलिए, ये मैंने तो डिजाइन बना दिया, अपनी मेहनत से पास हो गया है। पैसे दो, आगे से मैं माल मंगवाता हूँ और काम करना शुरू करता हूँ। पहले बिल्डिंग ऑफिस की, ऑफिस के लिए सिविल का वर्क हुआ, फिर फर्नीचर का वर्क हुआ। तो जैसे 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 काम आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे काम दिखा दिखा के वो पैसे रिलीज करवाता चला जा रहा है, जिसके लिए वो ऑफिस रिनोवेट करवाना है। तो फाइनली एक दिन वो 40 लाख का ऑफिस बन के तैयार हो गया। बेहद ही खूबसूरत, अमेजिंग, जबरदस्त।
तो बन गया। अब उसकी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ भी खींच ली गई हैं, उसकी वीडियोग्राफ़ी भी कर ली है। जब वो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर ही रहा था, तो उसको 3 या 4 रेज़िडेंशियल होम भी रेज़िडेंशियल होम भी डिज़ाइन करने का मौका मिल गया। अब रेज़िडेंशियल होम डिज़ाइन करने हैं, अपने लैपटॉप में डिज़ाइन बनाया, वही अपने दोस्त के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ऑफ़िस में टेबल चेयर पे बैठ के चाय कॉफ़ी पीते हुए या अपनी फ़ेवरेट ड्रिंक के साथ में उसने सारे के सारे डिज़ाइन बना दिए। पॉइंट मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ आपको कि एक राजेश है, वो बिज़नेस कर रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसका कस्टमर ही उसको पैसे दे रहा है और बिज़नेस को वो बढ़ाता चला जा रहा है। ये मॉडल उसका चल पड़ा। तो तीसरा, चौथा, 5वाँ, 10वाँ, 15वाँ, 16वाँ, 17वाँ, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 5 सालों के दौरान उसका ये बिज़नेस मॉडल चल चुका है। शुरू में कोई पैसा नहीं था, लेकिन अब इतने पैसे आ चुके हैं, प्रॉफ़िट को री-इन्वेस्ट करते-करते प्रोजेक्ट पकड़ो, कंप्लीट करो, तो उसने एक ठीक-ठाक सा, बढ़िया-सा ऑफ़िस रेंट पे ले लिया। अब वहाँ पर उसने 10 लोगों का स्टाफ़ भी बिठा लिया है। एक पर्सन जो है वो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए नक्शे बनाता है, मैप बनाता है। दूसरा पर्सन जो है वो साइट को सुपरवाइज़ करता है। तीसरा जो है ऑफ़िस के वेरियस काम को मैनेज करता है। अकाउंट डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग भी हो रही है, यानी कि अब एक ऑफ़िस आ गया, उसका रेंट जाना शुरू हो गया है और स्टाफ की सैलरी जानी शुरू हो गई है और ये राजेश भाई साहब मार्केट में घूमते हैं, साइट की विज़िट करते हैं, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पे काम करते हैं या अब तो उसके असिस्टेंट्स भी आ चुके हैं, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। राजेश कह रहा है ठीक है, अब देखिए कहानी में ट्विस्ट कहाँ पर आता है, कहानी में ट्विस्ट कहाँ पर आता है। वो कह रहा है कि यार कई साल हो गए, मैं ये काम कर रहा हूँ। पहले मैंने एक लैपटॉप से शुरू किया था, आज मेरे ऑफ़िस में 10 कंप्यूटर हैं, ऑफ़िस तो किराए का ही है, पहले स्टाफ़ नहीं था, अब स्टाफ़ आ गया है। गाड़ी भी मैंने परचेज़ कर ली है और इस जर्नी के दौरान उसकी शादी भी हो गई। उसकी शादी भी हो गई और एक बच्चा भी हो चुका है उसके। अब वाइफ के साथ घूमने भी जाता है, बच्चों को घुमाने भी लेके जाता है, तो लाइफ एक सर्कुलेशन के अंदर चल रही है, लेकिन सपने तो बहुत बड़े-बड़े। कहता है कि पहले मैं जॉब किया करता था और फिर मन में आया कि बिज़नेस करूँगा। तो बिज़नेस शुरू कर दिया। तो देखा जाए पिछले 5 सालों से ये जो मैं इंटीरियर डेकोरेशन का बिज़नेस कर रहा हूँ, ये भी तो कहीं न कहीं एक तरीके की जॉब ही है। ये भी तो एक तरीके की जॉब ही है। हाँ, कमा रहा हूँ, ठीक-ठाक कमा रहा हूँ, घर का खर्चा भी हो जाता है, गाड़ी, कार सब कुछ मेंटेन हो रहा है, एक नया घर भी बुक करवा दिया है। उसके लिए होम लोन भी सैंक्शन हो गया है। लेकिन ये जो लाइफ़ जो चल रही है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ से चल रही है। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत बड़े बिज़नेस की एम्पायर कैसे खड़ी करूँगा? कैसे खड़ी करूँगा? जवानी है, जोश है, इरादे हैं, कैसे होगा? तो अब उसको ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं करनी है, उसको एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ करनी है। क्योंकि जब वो मार्केट के अंदर है कौन? राजेश, तो उसको ना 4 तरह के वर्टिकल शुरू करने के आइडियाज़ आते रहते हैं, कि यार ये ना असली असली प्रॉफिट मार्जिन या असली ग्रोथ बिज़नेस की तो इन्हीं 4 वर्टिकल के अंदर है। किसको ख्याल आ रहे हैं? इंटीरियर डेकोरेटर को। क्या नाम है उसका? राजेश। पहला ख्याल क्या आ रहा है? भई देखिए, होना तो ये चाहिए कि मैं एक जगह खुद ही परचेज़ करूँ, बड़ी बेसिक हो, परचेज़ करूँ और उसको पूरा का पूरा डिज़ाइन करूँ। डिज़ाइन करने के बाद उसकी पूरी फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन कर दूँ और कंस्ट्रक्शन करके उसकी इंटीरियर डेकोरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट अपने हिसाब से बनाऊँ। लोग पता नहीं अपनी नीड के हिसाब से क्या-क्या बनाते रहते हैं। मेरे दिल में बहुत सारे आइडिया हैं। साइट खरीदो, पूरा कंस्ट्रक्ट करो, जब वो रेडी हो जाए ना, उसके बाद उसको बेचो। तो उसके अंदर ना मतलब करोड़ों रुपए का प्रॉफ़िट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो पैसा चाहिए। किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए? नंबर 1 वो जगह परचेज़ करने के लिए। दूसरा उसको पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट, रिनोवेट और डिज़ाइन करने के लिए पैसे चाहिए। वो कहाँ से आएँगे? तो उसने कहना शुरू कर दिया माई बिज़नेस नीड मनी। दूसरा उसके पास क्या है? दूसरा ये है कि उसको लगता है कि उसे ना अच्छी कॉलोनियों के अंदर, बढ़िया एरियाज़ के अंदर कोलैबोरेशन एग्रीमेंट करने चाहिए। इलाका बढ़िया है, शानदार है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा,
कोलैबोरेशन में उनका प्लाट उठा लूंगा। कोलैबोरेशन में प्लाट उठाने के बाद कंस्ट्रक्शन मैं ही सारी कर दूंगा उनकी। उसके बदले में ऊपर का या उससे नीचे का कोई एक फ्लोर ले लूंगा और वो ठीक ठाक रेट के ऊपर फ्लोर बिक जाता है। इसमें डबल प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है इसके अंदर। ये करना चाहता हूं मैं। किसका आइडिया आ रहा है? राजेश का, क्योंकि उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है, मनी कमानी है। वो अपने आसपास भी ये सब चीजें देखता रहता था। लेकिन कोलैबोरेशन तो कर लेगा, एग्रीमेंट तो कर लेगा, अब पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन तो एक बार करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मनी चाहिए। ये दूसरा आइडिया उसके दिमाग में आता रहता है। तीसरा आइडिया उसके दिमाग में क्या आता रहता है कि ना, अब उसको मार्केट में 5 साल से रहते रहते पूरी समझ आ गई है कि कहाँ की प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए सस्ते रेट पे, और फिर वो बेच दे उसको। और किस मूवमेंट की वजह से, किस कारणों की वजह से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं। जहां पर मेट्रो आने वाली है या यहाँ पर मास्टर प्लान के हिसाब से काम चल रहे हैं। उसको ना बहुत सारे एरियाज पता है नॉर्थ इंडिया के, कि दिल्ली में कहाँ पर किस तरह से, हिमाचल में कहाँ पर किस तरीके से। बहुत बहुत उसने स्टडी कर रखा है, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेटर है ना, घूमता रहता है, वो ट्रैवल करता रहता है। तो उसको मालूम है कि कौन सी जगह पर क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वहां पर रेट बढ़ सकते हैं। वो प्रॉपर्टी खरीद के बेचना चाहता है। उसके लिए क्या चाहिए? अब प्रॉपर्टी खरीदनी है, पैसा चाहिए। कहता है यार इतना बिजनेस मेरी समझ के अंदर है, इतनी पकड़ है मेरी मार्केट में बिजनेस के अंदर, क्योंकि मैं 5 सालों से इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर रहा हूँ। जाने कितने ऑफिस, घर, बिल्डिंगें, प्लॉट, मैंने फैक्ट्रियां बना दी, डिजाइन कर दी 5 सालों के अंदर। और मार्केट में घूमना, लोगों से मिलना, ऐसे ऐसे गॉडफादर मुझे मिले हैं कि मुझे समझ है चीजों की। बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, कर तो दूं, लेकिन ये तीसरे वर्टिकल के लिए पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉपर्टी को बाय और सेल करने के लिए। तीसरा, चौथा, चौथा उसका वर्टिकल जो उसका फेवरेट है, वो कहता है फर्नीचर में मेरा बड़ा शौक है। फर्नीचर में बड़ा शौक है। जब वो इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स शुरू में कर भी रहा था ना, तो उसको मालूम है कि ये इटालियन फर्नीचर कहाँ से बिकता है, और ये डिजाइनर फर्नीचर कैसे बनता है, और किस तरह से एक बेसिक फर्नीचर के डिजाइन को ढंग से करके उसको मल्टीपल कीमत के ऊपर बेचा जा सकता है। और फर्नीचर इस तरह का कौन बनाता है? तो वो मैन्युफैक्चरर से इकट्ठा बाय करके उसको ट्रेड करके सेल करना चाहता है। जितना अपने काम में इस्तेमाल हो जाए, बाकी तो उसको मालूम है कि एक कुर्सी की मैन्युफैक्चरर के पास जो लागत सिर्फ 2,000 5,000 रुपए की आती है, और वही 5,000 की कुर्सी वो जयपुर के अंदर 80,000 90,000 बेच सकता है। वही कुर्सी वो एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसको कि वो 3-3 लाख रुपए की कीमत ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिजाइन बारीकियां कुछ इस तरीके से डाल दी गई। वो उसके पास एक इनोवेटिव आइडियाज हैं। तो वो फर्नीचर की ट्रेडिंग भी करना चाहता है। कौन? राजेश। कहता है यार ये 4-4 वर्टिकल है, बिजनेस में एक्सपेंड कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। काश, काश मेरे पास बहुत सारी मनी हो, बस मनी अरेंज हो जाए, कहीं से पैसा आ जाए, ये चारों के चारों वर्टिकल खड़े करके ना, मैं तो धूम मचा दूंगा मार्केट के अंदर। आपके माइंड में भी इस तरह के विचार आते हैं? आपको भी लगता है कि चारों तरफ बिजनेस ही बिजनेस है? आपके पास भी आइडियाज हैं, लेकिन ये मनी मनी मनी, ये सारे के सारे ना मनी वाले चीजें हो जाती हैं। या आप ट्रेडिशनली बिजनेस कर रहे हैं, जब बेच रहे हो 90 दिनों की उधारी पे, खरीद रहे हो 7 दिनों की पेमेंट के ऊपर, तो बीच का जो डिफरेंस है, आप कहते हो बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकता हूं, बस कहीं से पैसे आ जाए, मुझे मालूम है कौन सा रॉ मटेरियल लेके खरीद के बना के उसको मैंने बेच देना है, बस मनी चाहिए। कोई ना कोई चीजें दिमाग में हमारे हैं, और वो पैसा मांग रही हैं। अब एक बार जरा ध्यान दो, किस तरफ ध्यान दो, कि जब राजेश एज ए इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर रहा है, 5 साल तक काम कर रहा है, और पहले कुछ भी नहीं था, आज उसका 10 के स्टाफ का ऑफिस है, तो कभी उसको कहीं से लोन लेना नहीं पड़ा, कहीं उसको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि उसका बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है। बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है जो कि सेल्फ मनी को अरेंज कर देता है। कैसे? सबसे पहले वो क्लाइंट से मीटिंग करता है, और बात करता है कि पूरा प्रोजेक्ट मान लो 1 करोड़ का होगा, तो ठीक है जी, डिजाइन बना के देता हूं, पैसे रिलीज करते जाओ, और मैं आपका काम करता चला जाऊंगा। और उसका प्रॉफिट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, हर एक प्रोजेक्ट में प्रॉफिट निकलता जाता है, और ऑर्गेनिकली वो ग्रो करता चला जाता है। तो हो गया ना परफेक्ट बिजनेस मॉडल उसका, कैश रिच बिजनेस मॉडल उसका। प्रॉफिटेबल भी है, कैश रिच भी है, लेकिन ये दिल मांगे मोर, दिल कहाँ जा रहा है?
दिल तो कह रहा है कि मैं खुद की प्रॉपर्टी खरीद के बना के बेच दूं, दिल तो कह रहा है कि मैं कोलैबोरेशन एग्रीमेंट कर दूं, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी कर दूं, फर्नीचर की ट्रेडिंग बाय करूं, उसके लिए पैसा चाहिए। तो फिर वो एक दिन मुझसे आकर मिला। उसने कहा पैसे चाहिए, मुझे ना ये बताओ कि कहां कहां से किस किस तरीके से मिल सकते हैं पैसे, आज ना मुझे सारा बता दो। मैंने कहा सारा बता दूं, ए टू जेड। कहते नहीं, मुझे ना मार्केट में जहां जिस तरीके से जो भी संभव है ना, एक बार मुझे बता दो, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं ना उसके ऊपर अपना ही जान लगा दूंगा उस सोर्स से पैसा इकट्ठा करने की। लेकिन मेरी अवेयरनेस नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता किस तरह से पैसे आते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर इतनी डिटेल में जानना है ना, तो उसके लिए आ जाओ। उसको मैंने सुबह सुबह बुला लिया, वो कहीं एक रिजॉर्ट के पास 5 स्टार होटल है, वहां बैठ के मैंने कहा सुबह सुबह बैठेंगे, जॉगिंग करेंगे, जॉगिंग शॉगिंग करने के बाद फिर भागते भागते बात करेंगे, वापसी आके जब लॉबी में आएंगे वहां पर बैठकर फिर तसल्ली से बात करेंगे। चले गए वहां पे और उसको बुला लिया। तो वो बड़े एक्साइटमेंट के अंदर है। कहता बताओ जी, बताओ कैसे होगा पैसा अरेंज, जगमोहन बताओ कौन कौन से तरीके हैं। मैंने कहा आप गहरी लंबी सांस ले लो और एक एक करके नोट करते जाओ, ये बिजनेस में मनी कहाँ से अवेलेबल होती है। मैं बताते बताते थकूंगा नहीं, आप नोट करते करते थक जाओगे। इतना अबंडेंस ऑफ मनी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, सिर्फ दिमाग और बिजनेस प्लान आइडिया चाहिए। आर यू रेडी? उसने कहा इतना एक्साइट मत करो, बता दो पैसा कहाँ से मिलेगा, मैं चार चार वर्टिकल तैयार करके बैठा हूँ। मैंने कहा देखो जी, हम शुरू से ए से लेके जेड तक एबीसी में शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट करो कि जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ना, उसका स्रोत क्या है। सबसे पहले सेल्फ कैपिटल। सेल्फ कैपिटल ये जो आपने प्रॉफिट कमा रहे हो ना और खर्च देते हो, कभी कार ले लो, कभी उल्टी पुल्टी चीज ले लो, वो लायबिलिटियां खरीदते रहते हो, सारी की सारी कैपिटल को बर्बाद करते रहते हो। तो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना शुरू करो। ये जो इंटीरियर डेकोरेटर का बिजनेस करते हो, जितना पैसा आप कमाते हो ना, उसका जो कैश रिजर्व क्रिएट करते हो, ये कैश रिजर्व क्रिएट करते रहा करो, करते रहा करो, करते रहा करो। ये जो कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, ये आपकी सेल्फ कैपिटल है। ये सबसे पहला आपका खुद का अपने आप को फाइनेंस करने का सोर्स है। खुद बैंक बनो। जैसे आपने देखा है ना बजाज वालों का, बजाज कैपिटल मार्केट में लोन भी दे रही है, बजाज बिजनेस भी कर रही है, बजाज कैपिटल लोन भी दे रही है मार्केट के अंदर, दे रही है ना। यस। और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो एट द सेम टाइम बिजनेस भी कर रही हैं, एट द सेम टाइम उन्होंने फाइनेंसिंग का काम भी शुरू कर रखा है, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और उसको एक अलग वर्टिकल के अंदर, अब उसको चाहे आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, इसको बोलते हैं कैपिटल री इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। इस बात को ध्यान रखो, अपनी कमाई का एक हिस्सा कैश रिजर्व में बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करना है, उसके लिए ईयर मार्क कर दो। कहते हैं हाँ ये तो मैंने कर रखा है। मैंने कहा कैसे? कहता वही आपकी वाली बात, मैंने 4 बैंक अकाउंट खोल रखे हैं, जब भी मेरी कलेक्शन आती थी और उसका एक हिस्सा मैं कैश रिजर्व के सेपरेट बैंक अकाउंट में डालता था। और ये देखो मेरे पास कैश रिजर्व ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैंने कहा मजा आ गया, ये तो बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। तो ये तो आपका सबसे पहला सोर्स है। लेकिन उन्होंने कहा ये तो बहुत कम है, बड़ा लिमिटेड है, और पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कहाँ से आएंगे पैसे रिनोवेट करने के लिए। मैंने कहा दूसरा नोट करो, दूसरा है आपका कस्टमर एडवांस का जो फार्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हो ना एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर, वो फार्मूला सबसे बड़ा सच है। तो यानी कि जो भी आप सोच रहे हो प्रॉपर्टी खरीदूंगा बेचूंगा, तो उसकी जगह आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट करते हुए इस तरह से आप करो कि जिस कस्टमर को आपने वो बेचनी है ना, बेचनी है, पहले से ही उसके साथ में एडवांस की बात करके चलो। कस्टमर एडवांस कहते जगमोहन भाई ये फार्मूला तो मैं इस्तेमाल कर ही रहा हूं, क्योंकि मेरे इंटीरियर डेकोरेटर के बिजनेस के अंदर मैं प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करता हूँ और पैसे उसको साथ साथ रिलीज करता हूँ, ये तो मैं कर ही रहा हूँ। और पैसा कैसे अरेंज होगा? मैंने कहा देखो, ये अब आप काम कर रहे हो, अपने आप को एज ए एक्सपर्ट एस्टेब्लिश किया हुआ है अपने मार्केट के अंदर, और क्रेडिबिलिटी के ऊपर काम करो।
और ब्रांडिंग के ऊपर काम करो और गुडविल के ऊपर काम करो। और अब ना लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। और अब आपको अपने धंधे में बिजनेस क्रिएट करने के लिए सप्लायर, सप्लायर ना केवल आपकी सिटी के अंदर जो सप्लायर है, बल्कि आपकी स्टेट के अंदर जो सप्लायर है, बल्कि जो नॉर्थ इंडिया में है कि पैन इंडिया के अंदर है, या आप बाहर भी इस तरह के सप्लायर को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो रियली आपके साथ में जुड़ना चाहते हो, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि आपने ऐसा ऐसा काम कर रखा है अपनी मार्केट के अंदर। क्योंकि जो आपका दिमाग है, जो तरीका है, जिस प्रोजेक्ट में आप हाथ डालते हो, उसके लिए ना सप्लायर तैयार बैठे हैं आपको मटेरियल देने के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और पेमेंट मांग रहे हैं 30 से 90 डेज के अंदर। कहते हैं हाँ जगमोहन, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अपनी क्रेडिबिलिटी और बिल्डिंग करने के लिए। लेकिन ये तो एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, कर रहा हूँ, उतनी भी क्रेडिबिलिटी नहीं बनी कि मेरे को डिजाइनर फर्नीचर उधारी मिल जाए। मिल भी जाएगा लेकिन इतनी लंबी उधारी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा करते रहो, इस एरिया को नहीं छोड़ना। सप्लायर क्रेडिट जो है बिजनेस में मनी को लाने का एक बहुत 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 बड़ा बड़ा साधन है। तो फिर क्या करें? मैंने कहा ऐसा है, अपने बिजनेस में ना छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मैटर करती है। आपके बिजनेस का ना एक क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए। बिजनेस का क्रेडिट कार्ड बिजनेस की रेगुलर एक्सपेंसेस को या परचेज को मैनेज करने के लिए बिजनेस का क्रेडिट कार्ड। उसके अंदर आपको 30 से 50 डेज का क्रेडिट मिलता है। पर्सनल क्रेडिट कार्ड में मत इस्तेमाल करना, बिजनेस में ही करना है। पूरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ में जब उस बिजनेस क्रेडिट कार्ड को, एक से लेके 5 कुछ लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, लेकिन बहुत ही प्यारा फाइनेंशियल कंट्रोल का सिस्टम बना रखा है। उससे आपको ना एक छोटा सा बूस्टर मिलता है अपने बिजनेस के अंदर। है तो सोर्स मनी का। कहते हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो, ये बात सही कह रहे हो, मुझे करना चाहिए। और इसके अलावा तो ये है कि ये जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज होते हैं ना, जहां से आपको पेमेंट्स आती है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट आ रही है, चाहे वो रेजर पे है, चाहे वो जितने भी बाकी कंपनीज हैं, वो आपको जो पेमेंट देते हैं ना, आपका रिटेल आउटलेट, तो उसके ऊपर जब पेमेंट देंगे, तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि ये पेमेंट गेटवे वाले आपके पिछले 3 से 6 महीने या 1 साल के ट्रेंड को देखते हुए आपको अगले आने वाले फ्यूचर की 1 से 3 महीने का पैसा पहले ही एडवांस में दे देते हैं। यहां से भी बिजनेस के अंदर फंड अरेंज हो जाता है। अरे ये तो मैंने पहली बार सुना। हाँ हाँ, जैसे रेजर पे है, आपकी कलेक्शन रेजर पे से होती है, अब हो रही है कलेक्शन आपकी, और हर महीने एक्स वाई जेड आपका अमाउंट उसके अंदर आता है। तो क्या होगा? अगले 3 महीनों का और पैसा जो आने वाला है, कैसे कैलकुलेट होगा? पिछले 9 महीनों की एवरेज कलेक्शन के बेसिस के ऊपर वो पैसे आपको पहले से ही दे देंगे। और फिर कस्टमर से जो पेमेंट आएगी, वो अपना थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट काट के वो उसको कर लेते हैं। कहते यार ये तो बड़ा अच्छा बताया आपने, ये तो एक गोली टॉफी के बराबर का हो गया। इससे भी फंड की तो अरेंजमेंट हो रही है, मेरी डे टू डे की सर्कुलेशन तो इसकी वजह से हो सकती है। ये जो सैलरी बैकअप के लिए मैं सोचता रहता था, ये सैलरी बैकअप तो वहां से भी क्रिएट हो सकता है। मैंने कहा हाँ, क्रिएट हो सकता है, दिमाग लगाओ। ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस एक मैग्नेट है। बिजनेस ही एक मैग्नेट है जिसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से आपको मनी अरेंज होती चली जा रही है। बिजनेस का क्रेडिट कार्ड भी है, और ये पेमेंट गेटवे वाले आपको फ्यूचर की पेमेंट पहले भी दे देते हैं, लेकिन ये आग से खेलने के बराबर है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन तोड़ा तो खराब हो जाएगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाया तो क्रेडिबिलिटी आपकी बनेगी। चलो कर दिया। नेक्स्ट, मैंने कहा बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग भी तो पैसा देती है। वो कैसे? अब जब आप कस्टमर को अपने फर्नीचर का बिल दोगे, और कस्टमर कह रहा है कि फर्नीचर की पेमेंट मैं करूंगा आपको 3 महीने के बाद, तो वो बिल आपने बैंक को दिया और बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और पैसे सीधा आपके अकाउंट के अंदर आ गए। बिल डिस्काउंटिंग। तो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे बिल डिस्काउंटिंग को? तो उसने कहा हाँ कर सकते हैं, कुछ केसेस के अंदर तो हम कर ही सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करो, क्यों नहीं कर सकते? बिल डिस्काउंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो सेल करते हो, पैसा आपके पास पहले आता है, तो उसने कहा बिल डिस्काउंट कराऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? जो आपकी यूएसपी है, जिस तरीके से आपका प्रोडक्ट है, निश प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक कस्टमर को बेचते हो, जीपी मार्जिन पे आपने पहले से कंट्रोल कर रखा है। थोड़ा बहुत अगर जीपी मार्जिन कम भी हो जाता है, जीपी मार्जिन तो कम नहीं होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा बिल डिस्काउंटिंग की वजह से। तो क्या हो गया? आपकी रोटेशन तो बढ़ गई,
रोटेशन तो बढ़ गई, यानी कि एक मोबाइल फोन एक साल में एक बार बेचते हो, 8,000 का खरीद के 10,000 का, तो 2,000 कमाते हो। और अगर यही मोबाइल आपने 12 बार घुमा दिया तो 24,000 कमाओगे। 24 बार कमा दिया तो 48,000 कमाओगे। उसी पूंजी के साथ में आप 2,000 भी कमा सकते हो, आप 24,000 भी कमा सकते हो, 48,000 भी कमा सकते हो। रोटेशन है ना, कितनी तेजी से रोटेशन कमाते हो। यानी कि ये आपने सेल किया, बिल डिस्काउंट किया, पैसे अपने अंदर, माल खरीदा, बनाया, बेचा, बिल डिस्काउंट किया, चल अपने अंदर। जितनी ज्यादा इन्वेंट्री टर्न होगी, जितनी ज्यादा रोटेशन होगी, तो बिल डिस्काउंटिंग बताओ फायदे का सौदा हुआ कि नुकसान का सौदा हुआ। कहते यार तो बहुत फायदे का सौदा हुआ। बिल डिस्काउंटिंग के बारे में मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं था। तो ये दे रहा है ना आपको पैसे, किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, ये सोर्स है बिल डिस्काउंटिंग का। तो करो इसको। और बिल डिस्काउंटिंग के साथ में अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो जिस कस्टमर को आप सेल करते हो ना, मटेरियल सेल करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उस कस्टमर को बोलो कि भाई मेरी क्रेडिबिलिटी तो भी है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सप्लाई करना चाहता हूँ, तुम मुझे पेमेंट कर नहीं सकते हो, तो तुम्हारा जो बैंक है ना, वहां पर मेरा भी अकाउंट खोल दो। तुम्हारा जहां पर अकाउंट है, मेरा भी अकाउंट खोल दो मेरे बिजनेस का। और मेरे बिजनेस के बिहाफ पे आप एक काउंटर गारंटी दे दो। आप तो इतनी बड़ी कंपनी हो, आप काउंटर गारंटी दे दो। ठीक है, पैसे मत दो मुझे, पैसे मत दो, पैसे मत दो। आप अपनी पेमेंट टर्म के हिसाब से चलो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, जो भी आपकी पेमेंट टर्म उस हिसाब से चलो। लेकिन बैंक को बोल दो कि जो मैं आपको बिल रेज करूंगा, उसको डिस्काउंट करके पैसे मेरे को दे दे। और उसकी काउंटर गारंटी आपकी है, क्योंकि आपका बड़ा बिजनेस है। समझ गया? कहते हाँ जी, वाह ग्रेट, ठीक है। अच्छा, यहां से भी तो बिजनेस के अंदर पैसा जनरेट हो सकता है, इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और कहां से होगा? जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। भाई इस तरह से अरेंजमेंट कर लो, जो आपने फर्नीचर खरीद के फर्नीचर आगे बेचना है ना, आप क्या कर रहे हो? फर्नीचर खरीद के अपने वेयर हाउस में रख रहे हो, फिर वेट कर रहे हो, फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, और जाने क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, फिर वहां से ऑर्डर आता है। और ये पैसा जो आपका इन्वेंट्री में इन्वेस्टेड रहता है, वो तो बेकार है। JIT, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, ये वाला कंसेप्ट ना पूरी तरह से मैंने कहा छाप दो अपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस में पैसे ही पैसा आ जाएगा। उसने कहा ये होता क्या है? मैंने कहा जहां से भी माल आप सोर्स करोगे ना, उससे बात करके रखो, सब कुछ करके रखो, अरेंजमेंट कर लो, लॉन्ग टर्म पीओ इशू कर दो उसको, पीओ इशू करो, बात करो, या इंटेंशन इशू करो उसको। लेकिन अभी माल उठाओ मत उससे, माल उठाना नहीं है। पूरा का पूरा अपना फोकस लगा दो मार्केटिंग पे, जो कि लीड जनरेट करती है, और सेल्स के ऊपर, जो रेवेन्यू जनरेट करती है। मार्केटिंग अलग फंक्शन है, सेल अलग फंक्शन है। पूरा का पूरा अपना 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 एनबीडी, सीआरआर, मार्केटिंग, पूरा डिजिटल मार्केटिंग सब लगा लगो के तगड़े वाला अपना मार्केटिंग का खेल रच दो। और वहां से जैसे ही कंफर्म ऑर्डर आता है, और पीछे अपना बैक टू बैक जस्ट इन टाइम की साइंस को मैच्योर करते हुए, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट लगाते हुए, उधर से ऑर्डर आया, कंफर्म ऑर्डर आया, पाइपलाइन क्रिएट कर ली, उसको टाइमलाइन दी कि ऑर्डर आने के 7 डेज के अंदर आपको डिस्पैच होता है। और इधर से आपने ये इन्वेंट्री की अंदर आते सारी बाहर, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। यानी कि ये आपने रोटेशन का गोला चला दिया। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा, 1, 3, 6 महीने, साल भी लग सकता है। लेकिन जब आप अपना मार्केटिंग और सेल्स का इंजन बिल्ड कर चुके होंगे ट्रेडिंग के अंदर, तो ये होगा कि ऑर्डर आ रहे हैं, माल निकल रहा है, माल रुकता ही नहीं आपके पास। इस तरह से क्रिएटिवली आपने अपने बिजनेस को डिजाइन किया हुआ है। उसने कहा राजेश ने, अरे वाह, मैंने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं, ऐसा सोचा नहीं है कि इस तरीके से भी बिजनेस को तो तुमने मैग्नेट बना दिया, मैग्नेट। और मैग्नेट जो है पैसा खींच रही है और भेज रही है, क्योंकि यहां पर सप्लायर का पेमेंट टर्म भी आपको लंबा नहीं लेना पड़ा। आपने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के द्वारा ही पूरे के पूरे खेल को रोटेट कर दिया। ठीक है जी, तो क्या करें? मैंने कहा अब देखो और पैसे कहां से आएंगे। LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। आप ना लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया करो। किसको? सप्लायर को। सप्लायर को बोलो कि देखो जी, मैं आपसे माल तो खरीद रहा हूं और आपको पेमेंट पक्का दूंगा, लेकिन पेमेंट दूंगा 60 दिन के अंदर। वो कह रहा है नहीं जी नहीं, 60 दिन में नहीं, पैसे दो, माल उठाओ। आप बोलो तुम्हें यही रिस्क है ना, यही रिस्क है तुम्हें कि पैसे नहीं मिलेंगे बाद में, मैं लटका दूंगा, नहीं लटकाऊंगा, ये लो।
लेटर ऑफ क्रेडिट, अपने बैंक से आपने एक एलसी बनवाई और उसको एलसी इशू कर दी कि 60वें दिन में तुम्हारे बैंक में पैसे पहुंच जाएंगे, एलसी दे रहा हूं तुम्हें मैं, इस एलसी का इस्तेमाल करो। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर जो भी माल खरीदते हो, मान लो 60 दिनों की अगर एलसी पे माल खरीदते हो तो आप उसको 30 डेज में सेल कर रहे हो। ये जो नया वर्टिकल आपने डेवलप किया है, क्या कहते हो? कहते हैं हाँ ये ठीक है, ठीक है, यहाँ से तो पैसे आने की पूरी पूरी संभावना है। मैंने कहा ये लोग, अब यहाँ पर ना आप और बिजनेस को मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करते हुए बैंक गारंटी इस्तेमाल करोगे। तो वो क्या होती है बैंक गारंटी? मैंने कहा इस्तेमाल नहीं की, कहता नहीं किया करो। बैंक गारंटी क्या होती है कि जब आप प्रोजेक्ट लेते हो, जब आप प्रोजेक्ट लेते हो तो उस समय ना आप बैंक गारंटी का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल कर सकते हो, बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल कर सकते हो कि आप हो कॉन्ट्रैक्टर, आगे ना आपने सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने हैं। कर लो दिमाग, अब ना ग्रोथ स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करो। आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आगे आपने सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने हैं, इधर से आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो। अब सब कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है आपके बिजनेस के अंदर। ऐसे बड़े हैं, लाइन लगा के लोगों के पास बहुत पैसा है, वो इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन वो रिस्क फ्री रहना चाहता है। वो कहता है कि नहीं जी मेरे को बैंक गारंटी चाहिए, इसके बदले में ले लो बैंक गारंटी। आप बैंक गारंटी का बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों जगह पे शानदार इस्तेमाल कर सकते हो। बैंक गारंटी का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी कर सकते हो, बैंक गारंटी का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट आगे देने के लिए भी कर सकते हो। इस साइंस को ना डिटेल में ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं किस तरह से, जब प्रैक्टिकली करोगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन अभी नोट कर लो, बैंक गारंटी जो है, क्योंकि बैंक गारंटी में तो क्या लगता है, बैंक गारंटी चार्जेस लगते हैं, पैसे थोड़ी लगते हैं, पैसे नहीं लगते बैंक गारंटी के अंदर, पूरे पैसे। तो बैंक गारंटी के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी बैंक की गारंटी के द्वारा इंश्योर हो गई। बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस के अंदर पैसा ही पैसा अवेलेबल करा दिया आपने। ठीक है, ओके डन, यहां से भी पैसे आ गए। और कहां से आएंगे? मैंने कहा अब ना अपने सर्कल को थोड़ा बढ़ाओ, सर्कल को बढ़ाओ। ये आप फिक्की, एसोचैम और जाने कौन कौन सी बिजनेस एसोसिएशन है यहाँ पर, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट किया करो। कहीं पर आप अपनी टेक्निकल स्पीच दे दिया करो या किसी के मेंबर बन जाया करो, जो व्हाटएवर जो आपको ठीक लगता है। कुछ अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को भी उनका मेंबर बनाते रहो। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप ना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो। किसके साथ? इंपोर्टर के साथ में। इंपोर्टर, इंपोर्टर ना भगवान का भेजा हुआ एक दूत है आपके बिजनेस के लिए। इंपोर्टर ना बड़े बढ़िया लोग होते हैं। इंपोर्टर क्या करते हैं, वो ना कंटेनर के कंटेनर इंपोर्ट कर लेते हैं, कंटेनर के कंटेनर इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर से, स्टोर कर लेते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस है उनके। और उनका ये मानना है कि हम तो जी हमारी बड़ी पहचान है, हम तो बल्क डील करते हैं जी, बल्क डील करके हम तो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्टर के साथ जुड़ो, उनको कमाने दो अपना प्रॉफिट जो कमाते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट तो रिस्क का भी तो कमा रहे हैं, कमाने दो। इंपोर्ट डायरेक्ट इंपोर्ट करने की जगह इंपोर्टर के साथ में जुड़ गए। अब उससे ले लो 30 से 90 दिन की पेमेंट टर्म, थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर डिजाइन है जो आप सेल कर रहे हो उसका जीपी मार्जिन ये इंपोर्टर को जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो वो टेक केयर कर लेता है, लेकिन आपको पेमेंट का क्रेडिट तो मिल गया। तो इंपोर्टर, बड़े बड़े इंपोर्टर, जब बड़े बड़े इंपोर्टरों के साथ में आपकी अच्छी यारी दोस्ती जानकारी हो जाएगी ना, तो आपको ना कभी भी पैसों की कमी पड़ने वाली है ही नहीं, क्योंकि उस इंपोर्टर को आदत पड़ी हुई है। ये 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे माल खरीद के पड़ा होता है। मैंने उनका ऑडिट किया है, बस पड़े हुए इंपोर्टर के पास चीजें। अब वो इंपोर्टर अपना पैसा लगा रहे हैं, अपने रिस्क की कैपिटल का पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जुड़ो उनके साथ में। उनको आपके जैसे शरीफ और बढ़िया ईमानदार अच्छे टेक्निकल जो 6 महीने बोल के 3 महीने बोल के 3 महीने में पेमेंट कर देते हैं, इंपोर्टर के साथ में जुड़ो। उसने कहा मैं तो लोकल खरीदता हूँ माल, तो डीलर के साथ में जुड़ो। जरूरी है रिलायंस की फैक्ट्री से प्लास्टिक पाउडर खरीदना है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप रिलायंस की फैक्ट्री से ही उसका प्लास्टिक का पाउडर खरीदोगे अपने कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। आप डीलर से भी परचेज कर सकते हो और डीलर के साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके चलो। अब डीलर भी जो है ना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी आगे कंपनी से ना कई तरह की स्कीम्स के द्वारा माल मिलता रहता है। अच्छी दोस्ती बना के चलो, वो उनको माल मिलता है और ये आपको 30 से 90 या 45 या
90 दिनों का क्रेडिट देगा, तो वो पैसा आपके बिजनेस के अंदर रोटेट करेगा। लिख रहे हो ना? कहते जगमोहन बहुत कुछ बता रहे हो, अभी हो गया सारा? मैंने कहा नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो अंगड़ाई ली है, अभी तो बिजनेस के अंदर हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इंपोर्टर के साथ में बातचीत कर रहे हो, डीलर के साथ में बातचीत कर रहे हो, तो फिर और कहाँ से आएंगे पैसे? ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट ये क्या नई चीज बता दी जगमोहन आपने? राजेश भाई सुनो, सुनो राजेश भाई, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट ये होता है जिसके अंदर जिसके अंदर ना चैनल फाइनेंस हो जाता है। चैनल फाइनेंस यानी कि आप अपना माल जिसको सेल कर रहे हो, आप अपना माल जिसको सेल कर रहे हो वो आपसे खरीदेगा। और ये ना एक चैनल फाइनेंसर है, बीच में कई एनबीएफसी कंपनीज है, बैंक है, और पूरे के पूरे चैनल फाइनेंस की दुनिया बैठी हुई है। तो वो वॉशिंग मशीन तो खरीद रहा है आपसे, पैसे आपको पूरे मिल जाएंगे, लेकिन फाइनेंस की फाइल किसकी खुली? वो आगे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की खुली, वो आगे कस्टमर की खुली। चैनल फाइनेंस ये बहुत बड़ा एक एरिया है। आप अपना माल बनाओ, बेचो, सेल करो, और उसको क्या करवाओ? चैनल फाइनेंस कराओ। क्योंकि पैसे आपको तो बैंक ने, एनबीएफसी ने दे दिए, और उधर उसकी जिम्मेदारी है वापसी करना उन पैसों की। आप अपना बढ़िया A1 क्वालिटी का ब्रांडेड माल बनाओ, खरीदो, इंपोर्ट करो, टैग करो, असेंबल करो, बेचो मार्केट के अंदर, डीलर बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर कमाओ, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को चैनल फाइनेंस के लिए कर दो। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो जाएगा, जिसके अंदर अपनी रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड कर लेना। बहुत सारे क्लोज आते हैं, एक होता है जिसमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, एक होता है जिसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो बिल्कुल में से पूरी के बीच में एवरेज जहां पर बैठता है, उस एग्रीमेंट को साइन करते हुए आपने ट्राई पार्टी चैनल फाइनेंस करना है। तो पैसे ही पैसे आ गए आपके पास, आ गई ना? और बताओ जगमोहन, ये लो, ये जो आप अपना सोच रहे हो ना एक्सपेंड करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी लेने की भी सोच रहे हो आप, इक्विपमेंट भी लेने की सोच रहे हो, तो ये प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट जो है ना, ये आपको पैसे दे के खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इक्विपमेंट फाइनेंस करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिका है, इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस कर देती है अपनी सारी की सारी मशीनरी को। आप वो भी प्लांट खरीदते हो, इक्विपमेंट खरीदते हो, तो उसमें क्या होता है कि अब आपका कैश फ्लो तो बिजनेस का रोटेट करेगा राजेश भाई, कैश फ्लो रोटेट करेगा। तो मशीनरी आपने 1 करोड़ की खरीद ली, लेकिन वो मशीनरी के अगेंस्ट में 80% का लोन भी है, और वो लोन की धीरे धीरे पेमेंट होती चली जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां हैं, जो इंडिया में अपनी मशीनें ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट के ऊपर दे रही हैं, और फाइनेंस की स्कीम भी ऐसी अवेलेबल करा रही है कि 5-5 साल में पेमेंट कर देना, 10% अभी पेमेंट करनी है, तो वो मशीनरी लोन का फाइनेंस अवेलेबल होता है। और एक होता है 6-6 महीने का, 6-6 महीने का एक्सटेंड होता है उसका लोन का अमाउंट। तो जब मशीनरी ले रहे हो, प्लांट ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? सीधा का सीधा उस मशीनरी का 10% हिस्सा दिया, बाकी 90% आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से। हाँ, बिजनेस मॉडल पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इससे भी पैसा जनरेट हुआ बिजनेस के लिए। और बताओ, प्रॉपर्टियां जो ऐड करते हो, जरूरी है आपने सारे पैसे अपने लगाने हैं? प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह की डील करो कि 60 से 90% तक का प्रॉपर्टी का भी तो लोन मिलता है, लैप। तो वहां से आप जो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म एसेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के साथ में कर रहे हो, तो जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट तो बड़ी मशहूर है ये, वो बैंक की सीसी लिमिट, वो आपके फाइनेंस का एक सोर्स है। कहते हैं हाँ, मेरे से बात हुई थी बैंक की, तो बैंक तो सीसी लिमिट देने को भी तैयार है, ओडी लिमिट को भी देने को तैयार है। और कहाँ से आता है पैसा? टर्म लोन से आता है। टर्म लोन किसके लिए हुआ? जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया। मजबूत क्या है आपका? बिजनेस मॉडल। और जब आप सोच रहे हो ना एक्सपोर्ट करोगे, तो पैकिंग का क्रेडिट भी तो अवेलेबल है आपको, जो 3 से 4% के ऊपर अवेलेबल हो जाता है पर एनम। और और तो भाई फाइनेंस के सोर्सेस अवेलेबल है ना, जो बैंक की लिमिट है वो ड्रिल डाउन ओडी लिमिट भी मिलती है। अब ये क्या होती है ड्रिल डाउन ओडी लिमिट? भाई आपको पता है कि अच्छे बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो, तो टर्म लोन आप ले नहीं पाए, सीसी लिमिट आप लेना नहीं चाहते हो, तो ड्रिल डाउन ओडी ले लो। यानी कि अपने आप ही हर महीने उसमें उसका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता चला जाएगा।
उसकी लिमिट कम होती चली जाएगी, ताकि सो दैट एक दिन वो खत्म हो जाए आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से, और बैंक आपको देने को तैयार बैठे हुए हैं, प्रोवाइडेड आपका बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है। अब कुछ साइट्स हैं जहां पर एनबीएफसी कंपनियां बैठी हैं, जैसे ट्रेड्स है, क्रेडेक्स वाली साइट जो है, तो वहां पर क्या होता है, ये एनबीएफसी कंपनियां, आप अपना बिल सेल कर सकते हो। आपने इनवॉइस बनाया, वहां डाला, जस्ट लाइक बिल डिस्काउंटिंग, तो आपने अपना बिल को सेल कर दिया। हो सकता है सिंगल, ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, हो सकता है सिंगल या एक से ज्यादा लोग, आपने 50 लाख का बिल रेज किया और आपके 50 लाख के बिल को परचेज कर लिया उन फाइनेंसर ने, और उस 50 लाख के अगेंस्ट में आपको पैसे मिल गए। तो ये वेबसाइट्स हैं जहां से आपको ये फाइनेंस हो जाता है, मनी अवेलेबल हो जाती है। तो बिजनेस नहीं दे दिया ना, तो आप बहुत बढ़िया ढंग का बिजनेस मॉडल सेटअप करते हो, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, माल सप्लाई करते हो, और उसके बाद माल सप्लाई किया आपने कस्टमर को, और उसको जो बिल रेस किया, ये बिल बेच दिया वेबसाइट के ऊपर, और वहां से पैसे आपके पास आ गए। तो मनी तो इसको बोलते हैं क्लाउड मनी। क्लाउड मनी आपके पास आनी शुरू हो गई है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कमेटी का, चिट फंड का सिस्टम शुरू कर रखा है राजेश? नहीं नहीं, मैं तो कमेटियां डालता ही नहीं। डाला करो, डाला करो। रेगुलर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। जो इनफ्लो आपके पास आता है, जो पैसे होते हैं ना, तो उसका हिस्सा आजकल ना मार्केट के अंदर ऑफिशियली भी चिट फंड चलती है, कमेटी चलती है। तो बिजनेस का एक हिस्सा, मान लो 2 लाख रुपए महीना वहां पे जा रहा है, उसके 20 मेंबर है, तो 40 लाख रुपए की चिट खुल गई। 10 मेंबर है, 20 लाख की खुल गई। तो जब भी आपकी कमेटी निकलती है, तो लमसम एक पैसा आपके पास आता है। अभी तो क्या था, धीरे धीरे 2-2, 3-3 लाख रुपए जा रहे हैं उस चिट फंड के अंदर। लेकिन जब वो चिट फंड निकला, एक सफिशिएंट पैसा आया, उस सफिशिएंट पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हो? बिजनेस में तो पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छा, क्या होता है कि जब उस चिट फंड के अंदर इतने सारे मेंबर हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना वो सारे आपके दोस्त बन जाते हैं, और हर महीने जब भी वो पार्टी होती है, मीटिंग होती है, जहाँ पे चिट फंड की निकलती है, किसी ना किसी की तो हर महीने निकलती है, 1 करोड़ की, 50 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, तो वो है तो आपके फ्रेंड सर्कल ही। मान लो आप फंसे हुए हो, तो उसमें बोलते हैं चलो तेरी कमेटी निकले, इधर ट्रांसफर कर, इधर ट्रांसफर कर, ये बिजनेस मॉडल आ रहा है, इधर पैसे ट्रांसफर कर, मैं तेरे को इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टनर बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, पैसे वापस ले लियो, वट एवर। तो फ्रेंड सर्कल तो आपका से डेवलप हो ही जाएगा। ऐसा हमने बनाया है, हेल्थ एंड वेल्थ के नाम का एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बना दिया। फ्रेंड सर्कल का, हेल्थ एंड वेल्थ के नाम का, जिसके अंदर बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। तो वो क्या करते हैं, इसी तरीके से जब किसी को फंड की रिक्वायरमेंट है, दे देते हैं, और पैसा जुड़ता रहे, इसलिए चिटफंड डाली हुई है। अपना प्राइवेट फाइनेंस ही अवेलेबल हो गया एक तरीके से, है ना बढ़िया। तो मनी तो बिजनेसमैन को मिल ही रही है। राजेश ने कहा यार, ये तो बहुत बहुत सारी चीजें पता लग रही हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि बिजनेस के अराउंड पैसे ही पैसे हैं। मैंने कहा अभी और आने दो, अभी और आने दो। अभी अगर आप कह रहे हो कि इतने बढ़िया बढ़िया आपके पास प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, तो एमओयू की पावर को पहचानो। अब ये क्या होता है एमओयू? एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपने अपने सर्कल में बातचीत की कि देखो जी, मैं तो बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूं और ये बहुत शानदार वाली अपॉर्चुनिटी आ रखी है, तो आप मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करोगे, लेकिन एमओयू साइन कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग होगी, इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग होगी। आज डालो अपनी पत्ती, डालो अपनी पत्ती, पत्ती का मतलब होता है शेयर, डालो अपना शेयर एमओयू के द्वारा। अब आप कह ही रहे हो कि आपको चाणक्यपुरी के अंदर शानदार जगह मिल गई है, जिसको आप बाय करके कंस्ट्रक्ट करके सेल कर सकते हो, तो बनाओ एमओयू, जोड़ो लोगों को। उसके लिए तो बड़ा तरीका है, एक अलग से व्हीकल बन सकता है, एलएलपी के थ्रू कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू कर सकते हो, या और बड़े बहुत सारे लीगल व्हीकल्स हैं जो बन सकते हैं एमओयू के द्वारा। तो आपने प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस के ऊपर अपने सर्कल में बात की, और वहां से एक बार एंटर कर लिया, एक बार एंटर कर लिया, तो मनी और फाइनेंस अवेलेबल हो गया कि नहीं हो गया? कहते हैं हाँ, ये तो अवेलेबल हो गया, ये तो अवेलेबल हो गया। जगमोहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा सोचो ना। अब साथ के साथ वो जो आपने प्रॉपर्टी बना रखी है, जिसकी रेंटल इनकम आ रही है, तो रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी बैंक को बड़ी भाती है। आपको बिजनेस के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लैप लेके रेंटल को रिवर्स कर दिया करो। कहते यार, ये भी टू दी एक्सटेंट प्रोपोर्शनेटली मनी फिर आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा यार, ये भी पैसे का तरीका है बिजनेस के अंदर, बहुत सारे। मैंने कहा और बताओ, बताओ।
ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर को भूल गए क्या? अब ये क्या होता है ज्वाइंट वेंचर? मैंने कहा ज्वाइंट वेंचर वाली ये वाली बात है कि ऑलरेडी एक बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर है जो पूरी तरह से एस्टेब्लिश है, अब उसके ब्रांड के साथ में ना अपने ब्रांड के जोड़ दो और अपने रोल को डिफाइन कर लो, रोल को डिफाइन कर लो। उसको बोलो मार्केटिंग मैं कर दूंगा, खर्चा तू कर दी, कंस्ट्रक्शन तू कर दे, मार्केटिंग मैं कर दूंगा, करो ज्वाइंट वेंचर। अब ये चलेगा नहीं चलेगा, ये आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, क्योंकि ये एक दूसरे का बिजनेस नहीं खरीद रहे हो, ज्वाइंट वेंचर कर रहे हो। ज्वाइंट वेंचर करने के पास उसके पास पैसा है, एक्सपर्टीज है, और आपके पास मार्केटिंग है, जुड़ के उसके साथ में प्रोजेक्ट ही करनी है ना, और प्रॉफिटेबिलिटी बल्ले बल्ले आप कर सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर में एक कंसोर्टियम भी बनता है, एक दो तीन चार पांच बिल्डर मिल गए, बिल्डर मिलके एक बना लिया कंसोर्टियम, कंसोर्टियम बन गई लीड कंपनी। अब वो लीड कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट को टेकअप करेगी। अब ये आपके गुडविल, रिलेशनशिप, ऑथेंटिसिटी और एथिक्स की बात है कि किस तरह से आप खुद ही उस कंसोर्टियम को चलाओगे और लीड कंपनी को सारा का सारा आप मैनेज करोगे। पैसा तो अवेलेबल हो गया, ये एक फाइनेंस का, मनी का, बिजनेस के अंदर मल्टीपल बड़े एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए बिजनेस का तरीका तो अवेलेबल है, ज्वाइंट वेंचर, जिसके अंदर आ गया कंसोर्टियम बनाओगे आप, कंसोर्टियम। अब मैंने कहा उस चीज को कैसे भूल गए, जो आप ब्रांड बना रहे थे, तो अब इसको फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर, फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर आप ऑल ओवर पैन इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल में ले जाके वहां से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये भी तो फाइनेंस का तरीका है, फ्रेंचाइज मॉडल, फ्रेंचाइजी। ओके, जगमोहन इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचो, कब सोचोगे फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में? भाई मनी है, कहां से आएगा पैसा? बिजनेस को तो मनी चाहिए ना, बिजनेस नीड मनी, और बिजनेस में मनी तो इन्हीं आइडिया से आएगी, फ्रेंचाइज मॉडल से आप पैसा उठा सकते हो। कोई और तरीका है क्या जगमोहन? यस, और भी है। क्या? डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, interest free security deposit from your distribution network across the country, interest free security deposit। आप ना एक अग्रेसिव मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन के द्वारा अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हो। इतनी जबरदस्त यूनिकनेस है आपके फर्नीचर के अंदर, इतनी जबरदस्त यूनिकनेस है आपकी बैटरी के अंदर, इतनी जबरदस्त यूनिकनेस है आपके ई व्हीकल के अंदर, इतना अमेजिंग सिस्टम बना रखा है आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का कि पीपल तो आर डाइंग टू गेट योर डिस्ट्रीब्यूटरशिप। हल्दीराम हो, बीकानेर हो, आप तो छा चुके हो, सतमोला हो, आप तो कमाल कर रखा है आपने मार्केट के अंदर, और ऐसी गुडविल बना रखी है, ऐसी कैंपेनिंग करा रखी है। ये रणबीर कपूर से लेके आपके बोल जुबा केसरी ये जो आपके अक्षय कुमार से लेके पता नहीं कौन कौन आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और आपने खुद दम अपने दम पे कर रखा है काम, और बना रहे, और क्या ले रहे हो? डिपॉजिट ले रहे हो, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है वो। और जिसके अगेंस्ट में सप्लाई क्या करते हो आप? सप्लाई क्या करते हो आप? सप्लाई करते हो गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत दिमाग लगा के, ये बड़े अच्छे लेवल का, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई लीगल काम नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल काम है, सही है। कंपनी एक्ट 2013 अलाउ करता है, बिजनेस का मॉडल है, तरीका है, कर रहे हैं आपने। फाइनेंस का बहुत बड़ा तरीका है, जिसको समझ में आ गई उसने छाप दिया, जिसको नहीं समझ में आई वो लगा हुआ है। पैसे कहाँ से आएंगे? राजेश तुम्हारी तरह राजेश फंस पड़ा, राजेश ने कॉफी मंगाई एक और, कहता पता ही नहीं लग रहा, पता ही नहीं लग रहा, बातों बातों में तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ वहां जहां देखो पैसे ही पैसे पड़े हुए हैं, और मुझे तो अवेयरनेस ही नहीं थी इतने पैसे इकट्ठे हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। अलग अलग तरीके हैं, सोर्सेस हैं, हम तो अगर एक या दो के ऊपर भी काम कर रहे हैं तो बात बन जाएगी। कभी इतनी डिटेल में सोचा ही नहीं। मैंने कहा सोचो सोचो और सुझवाऊं, अभी तो हमने टच ही नहीं किया। आपने अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करवा ली है क्या? वो क्या होती है? भाई जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है ना, वैसे आपके बिजनेस की वैल्यू होती है। तो बिजनेस की वैल्यूएशन करवा के अपनी 1% इक्विटी भी किसी को दे सकते हो, उसके बदले में पैसे ले सकते हो। जैसे कि शार्क टैंक इंडिया सुना था आपने? जब किसी से 1%, 2%, 5%, 7%, 10%, 20% की अपनी वैल्यूएशन करा के इक्विटी करते हो, तो जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसका भी पूरा का पूरा नेटवर्क आपके बिजनेस को खड़ा करने में जुट जाता है। ये बहुत अच्छी एक कोलैबोरेशन हो जाती है, स्केलेबल करने के लिए हो जाता है। तो बिजनेस की एक तो वैल्यूएशन बनवाओ, वैल्यूएशन बनवा के बिजनेस के अंदर कुछ पैसा लगाओ, उसकी सपोर्ट लो, और मिल के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो।
क्यों नहीं कर सकते एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? तो कौन सा आपने एक ही बिजनेस खड़ा करना है? चेन ऑफ बिजनेस खड़े करो ना। सीरियल सीरियल सेलर बनो आप, वैल्यूएशन बना बना के। आज एक बिजनेस किया सिलिकॉन वैली में, चल बेचा। दूसरा किया बेंगलोर में, चल बेचा। तीसरा किया आपने दिल्ली में, चल बेचा। नोएडा में बनाया, चल बेचा। नहीं तो अपने एक बिजनेस के वर्टिकल को आप डिसइंटीग्रेट कर दो। आप अपने बिजनेस में ये सारा कुछ मैनेज नहीं करूंगा, ये हटा दिया, उसकी अलग कंपनी बना दी, अब उसको बेच दिया आपने। हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में। उसके अंदर इन्वेस्टर ले आए। हो ही रहे हैं। बिट्टू टिक्की वाले ने भी तो टिक्कियां बनानी बंद कर दी हैं। 300 करोड़ रुपए के अंदर बेच ही दिया उन्होंने वैल्यूएशन करवा के। नहीं तो क्या था, रेडी लगा रखी थी दिल्ली में बिट्टू टिक्की वाले ने। रेडी से एक दुकान से 10 दुकान से, वैल्यूएशन से एग्जिट। पूरा नहीं करना तो 10% कर लो, वैल्यूएशन का खेल तो है ना, मनी तो आएगी वहां पे। तो आज से ही काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब आपके बिजनेस में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी तो आ सकती है। तो एसएमई आईपीओ के थ्रू एंट्री करते हुए आप अपनी कंपनी का आईपीओ भी तो लेके आ सकते हो। जब इतनी दमदार टेक्नोलॉजी आपने पेटेंटेड ट्रेडमार्क की बना दी है, तो आईपीओ के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? सोच ही सकते हो। कर ही दिया लोगों ने, आपके सामने ही कर दिया। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री खरीद रहे हैं, कंपनियों पे कंपनी खरीद रहे हैं, आईपीओ के थ्रू जा रहे हैं। तो ये चीजें बन रही हैं, आपके सामने ही हो रही है ना। ट्यूशन सेंटर जो है, ट्यूशन सेंटर आईटी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, यूट्यूब चैनल बनाते हुए ब्रांडिंग बना चुके हैं अपनी पूरी मार्केट के अंदर। और उसके बाद क्या हो रहा है, अब वो लिस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। लिस्टिंग भी तो फाइनेंस का, मनी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, यहाँ से पैसे आएंगे। और एक बार आपकी लिस्टिंग हो गई, लिस्टिंग होने के बाद तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं आती, प्रोवाइडेड बिजनेस मॉडल मजबूत है। वो कैसे? डिवेंचर भी इशू कर लो, चाहे फिर आप पब्लिक डिपॉजिट भी ले सकते हो। डिवेंचर इशू कर सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट कर सकते हो। और अब ना आपको लग रहा है कि यार पैसे तो मार्केट में बहुत सारे हैं इस तरीके से, कभी इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। राजेश जो है ना, ओवरवेल्म्ड है। कहते हैं जगमोहन भाई बस करो। अब ना ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ पड़े हुए हैं पैसे, मैं ही नहीं जा रहा, मैं ही नहीं जा रहा उसको उठाने के लिए या दिमाग लगाने के लिए। मैं तो बिजनेस को ऐसे कर रहा हूं कि बस 7 दिन की उधारी पे खरीदो, और 90 दिन की उधारी पे बेच दो, और बीच में पिसते रहो। इस चक्कर में पड़ा हुआ हूं मैं। यही सोच रहा था चार वर्टिकल के बारे में, ऐसा ही सुना था लोगों को बात करते हुए। लेकिन आपसे बात करने के बाद तो एक नया पर्सपेक्टिव खुला है। मैंने कहा एक और दूं बोनस? राजेश कहता है दे दो दे दो। मैं कॉफी और नहीं मंगा रहा, लेकिन आप दे दो। मैंने कहा ले लो, एक और ले लो। उसका नाम है कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। आपकी बैलेंस शीट के अंदर जिस तरीके से भी कैपिटल पड़ी हुई है ना, उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करो। बिजनेस में अगर दम है तो बैंकों से ही आप अपनी सीसियां ओडियां ये गंदी गंदी चीजें हटा के ढंग से प्रोजेक्ट के हिसाब से नया सिस्टम डेवलप करते हुए आप अपने डेप्ट को रीस्ट्रक्चर करवा के टर्म लोन को मोरेटोरियम पीरियड में ले जाके, या ना ले जाके, या उसको रीस्ट्रक्चर करके एक एडिशनल फंड की जनरेशन भी कर सकते हो। एक अंगड़ाई लोगे कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग में तो कुछ मनी अपने आप ही आ जाएगी। कंडीशन ध्यान रखना, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग होना चाहिए। चलो, जगमोहन ले लिया बोनस भी, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग समझ में आ गया। और भी कोई तरीका है क्या? हाँ हाँ है ना, एक और है एक और है। वो क्या है? एक और है। अब ना आप अपनी कमर कस लो। और कुछ लोग ना बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेस अब करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस लॉस मेकिंग में चला गया है। उनका बिजनेस लॉस मेकिंग के अंदर चला गया है। जो कि लक्ष्मी मित्तल ने, स्टील वाले ने एक समय पर स्ट्रेटेजी अपनाई थी। तो उसने लॉस मेकिंग बिजनेसेस को एक्वायर करना शुरू किया, और रातों रात उसको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर रहा है। बिजनेस खरीदते सारी उसके लॉस जनरेट करने वाली चीजों को सब निकाल के बाहर मारता है, क्योंकि उसने अपना मेन डिजाइन ऐसा कर रखा है। सप्लाई उसके मेन बिजनेस की तरफ से आती है, यहाँ की गंदी गंदी चीजें हट जाती हैं, अच्छी अच्छी रह जाती हैं। लेकिन लॉस मेकिंग बिजनेस को एक्वायर करने के बाद मार्केट का शेयर बढ़ जाता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेजेंस बढ़ जाती है, कवरेज बढ़ जाती है, ज्योग्राफी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं, जहां पर आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करके रोटेट कर सकते हो। तो कैसे करके? एक्पोजिशन की स्ट्रेटेजी, एक्पोजिशन की स्ट्रेटेजी करके
एडिशनल मनी आपको अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि उसमें आप ना लॉस मेकिंग बिजनेस के चाहे एसेट क्रिएट करते हो, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग करते हो, उसके अंदर कस्टमर का बेस मिलता है, अपनी प्रॉफिट मेकिंग के प्रोडक्ट को बाहर निकाल के फेंकते हो, वहां से आपका प्रॉफिट आता है। तो कैपिटल एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के अंदर ये बड़ी डीप स्ट्रेटेजीज है, बहुत 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 डीप स्ट्रेटेजी है। अब आप बिजनेस पे बिजनेसेस खरीद रहे हो, बिजनेस पे बिजनेस खरीद रहे हो, और उससे ये जो बढ़ गई आपकी वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बनते सारी ये इन्वेस्टर दुबई में जो बैठा है, इन्वेस्टर मुंबई में जो बैठा है, इन्वेस्टर चेन्नई में जो बैठा है, इन्वेस्टर दिल्ली में जो बैठा है, वो आपकी इस एक्विजिशन को फंड कर देता है, फंड कर देता है। उसको भी तो कोई गेम चाहिए खेलने के लिए, वो फंड कर देता है, यहां से फर्दर पैसे रिसीव हो रहे हैं। वाह, वाह, राजेश भाई ने बोला कि भाई इतना कुछ आपने बता दिया, मुझे लग रहा है कि मैं ही सिर्फ रूटीन बिजनेस के ऑपरेशन में बिजी था, कभी मैंने फाइनेंस की दुनिया में झांक के देखा ही नहीं। मैंने कहा दो बातों का ध्यान रखना, दो बातों का। कौन सी दो बातें? पहली, पहली गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। पहली, तुम्हें राजेश अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होनी चाहिए। अरे जगमोहन, ये बाउंसर मार दिया। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? मैंने कहा कि जो भी किसी भी तरीके से मनी आपने बिजनेस में अरेंज की ना, अब एक एक कैपिटल की कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है, अगर आपने 10% पर एनम पे लोन लिया हुआ है, तो उस लोन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 10%। मान लीजिए सप्लायर से आपने 60 दिनों की उधारी ली है, 30 दिनों की उधारी ली है, 90 दिनों की उधारी ली है सप्लायर से। सप्लायर भी चालाक होते हैं, वो बोलते हैं कि भैया अगर ये डाउन पेमेंट करेगा तो 1.5% इसको कैश डिस्काउंट दे दो, अगर ये उधारी मांगेगा तो भैया 1.5% के हिसाब से अपना रेट बढ़ा देते हैं वो। तो आप मान के चलो कि जो क्रेडिटर्स खड़े हैं ना, वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% है। लोन की क्या थी? 10%। क्रेडिटर्स की क्या है? 18%। और आप खुद बिजनेस ओनर हो, अपने पैसे यहां वहां से आपने अपने गोल्ड वोल्ड बेच के बिजनेस में लगा रखे हैं। भाई अगर 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 आपको जो लोन दे रहा है वो 10% ब्याज ले रहा है आपसे, और आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हो, तो कम से कम 20% तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान के चलोगे। तो आपकी खुद की कैपिटल की कॉस्ट हो गई 20%, सप्लायर की कॉस्ट होगी 18%, मार्केट से लोन लिया हुआ है 10%। तीनों का वेटेड एवरेज निकाल लो कितना कितना डाल रखा है, तो मान लीजिए वो आ गया 17.5%। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? आपका बिजनेस मॉडल ऐसा करना, राजेश, अपने बिजनेस मॉडल को ऐसे करना कि इस बिजनेस मॉडल में ROI यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.5% से ऊपर होनी चाहिए, और आइडियली कितनी होनी चाहिए? 35%। इस तरह के बिजनेस में दिमाग लगाना। कहीं तुम ये मत करना कि सारे पैसे इकट्ठे करके मानेसर में खाली प्लॉट बुक करा दिया ना, उससे क्या रिटर्न आएगा? कुछ रिटर्न नहीं आएगा। आपको अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जाननी है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपनी बैलेंस शीट उठाओ, बैलेंस शीट उठा के उसमें देखो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो आपको 10% से ऊपर कमाना है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17.5% है तो 17.5% से ऊपर कमाना है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 24% है तो 24% से ऊपर कमाना है। तो यानी कि जिसने अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एक नंबर को ध्यान में रख लिया और उससे ऊपर के बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस हमेशा ऐसे 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 ऊपर चलता ही रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमेशा ध्यान रखना। जज्बाती होके किसी भी बिजनेस के अंदर कुछ भी करना मत शुरू कर देना, कोई भी वर्टिकल खड़ा मत कर देना जिस वर्टिकल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न आने की संभावना है, वहीं पर ही रिस्क लेना। 35% का एक बेंचमार्क ले लो, इतनी ROI आपकी आनी चाहिए। समझ आ गई राजेश आपको? हाँ जगमोहन, ठीक है, ये आपने अच्छा बता दिया, ये अच्छा बता दिया। एक कंट्रोल बता दिया, एक डिसिप्लिन बता दिया, ताकि ऐसा ना हो कि मैं पैसे ले लेके या मैनेज करके इस तरह से करके अपने आप को फंसा दूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा, दूसरा सुनो राजेश, दूसरा सुनो राजेश, कभी भी, कभी भी शॉर्ट टर्म के पैसे को लॉन्ग टर्म में ना मत लगाना, और लॉन्ग टर्म के पैसे को शॉर्ट टर्म में मत लगाना। क्या बोल रहे हो जगमोहन भाई? दोबारा बताओ। एक तो इतना सुनने के बाद ना समझ आना बंद हो गया है। दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म के पैसे को लॉन्ग टर्म में मत लगाना। यानी कि कस्टमर ने पेमेंट दी, आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, आपने कहा अरे वाह, एक बहुत बढ़िया मशीन मिल रही है। मैं एग्जीबिशन में गया था, कितने की मशीन है? 40 लाख की मशीन है।
तो बैंक में कितने पड़े हैं? 1.5 करोड़ पड़े हुए हैं। ये 1.5 करोड़ आए कहां से थे? कस्टमर से आए थे। ये शॉर्ट टर्म का पैसा है। आपने से 40 लाख का चेक काट के और लगा दिया, मशीन खरीद ली, तो 40 लाख से वर्किंग कैपिटल कम कर दी। ऐसा मत करना कभी भी, क्योंकि कल को जो सप्लायर की पेमेंट करनी होगी ना, वहां पर डेंट मार दिया आपने। पूरा का पूरा जो वर्किंग कैपिटल का इंजन, पहली गियर, दूसरी गियर, तीसरी गियर, चौथी गियर, पांचवी गियर पे ऐसे घूम रहा था, तो जैसे ही आपने बीच में से वो 40 लाख रुपए निकाले, तो वो वर्किंग कैपिटल का साइकिल धीरे हो गया, इन्वेंट्री टर्न धीरे हो गई, वर्किंग कैपिटल टर्न धीरे हो गई, धीरे हो गई। ऐसे मत करना। तो फिर कहां से आएंगे 40 लाख रुपए? देखो ऐसा है, आपने अपने प्रॉफिट में से जो कैश रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, अगर कैश रिजर्व में 40 लाख से ऊपर से पैसे हो गए हैं, तो वो इन्वेस्ट करना मशीनरी के अंदर, या उस मशीनरी के अगेंस्ट टर्म लोन ले लो। 40 लाख की मशीन है, 35 लाख रुपए का टर्म लोन लेके 5 लाख रुपए कैश रिजर्व में से डाल दो। अगर आपके पास नहीं है तो शॉर्ट टर्म के पैसे को लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल मत करना। प्रॉपर्टियां खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए वर्किंग कैपिटल से, अरे फंस जाओगे बाद में। अच्छा, समझ गया। उसी तरीके से मान लीजिए आपने लोन ले लिया कोई बड़े वाला, या पैसा आ गया, उसको उठा के आपने सैलरी पे करने में लगा दिया, उसको उस बड़े अमाउंट को आपने रूटीन के खर्चे पूरे करने के लिए निकाल दिया, रिनोवेशन के लिए निकाल दिया, बिल्डिंग चमका दी, चल गाड़ी ले लेते हैं, बिल्डिंग चमका देते हैं। ना जी ना, लॉन्ग टर्म के पैसे को शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। दो बातें क्लियर हो गई हैं। पहला, आप उस धंधे के अंदर हो जहां पर आपको अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है और उसकी रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। भैया जितने की लागत आ रही है उससे ज्यादा की तो रिटर्न कमाएंगे। दूसरा, शॉर्ट टर्म के पैसे को लॉन्ग टर्म में नहीं करना, लॉन्ग टर्म के पैसे को शॉर्ट टर्म में नहीं करना। इन दो बातों का ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं जहां से आपको पैसा अवेलेबल हो सकता है, हो सकता है। तो देखिए, ये है तरीका अपने बिजनेस में पैसे को अरेंज करने का। अब मुझे बताओ, हाउ वाज दी सेशन फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड, जो मेरे साथ में लाइव हैं। डिड यू एंजॉय द सेशन? डिड यू एंजॉय द सेशन? कैसा लगा आपको आज का सेशन? बताओ जी चैट बॉक्स के अंदर, दोस्त हु आर लाइव विद मी, हाउ वाज द सेशन ऑफ टुडे फॉर यू? हाउ वाज द सेशन? डिड यू गेट सम वैल्यू? कुछ नए इनसाइट मिले आपको? कुछ नए इनसाइट मिले? डिड यू गेट एक या दो टेक अवे? कुछ लर्निंग मिली आपको? कुछ सोचने का तरीका मिला? संजय जी कह रहे हैं अमेजिंग है भाई। शिवम कुमार जी कह रहे हैं अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अनुज जैन जी को भी मजा आ गया। प्रशांत पुजारी जी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे, नाइस एंड मोटिवेटिंग, बहुत शानदार, लॉट ऑफ लर्निंग। अनुज जैन जी थैंक यू। के महेश्वरी जी एक्सीलेंट। प्रसाद जी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका, यानी कि अब आपको चीजें दिखनी शुरू हो गई हैं। बाकी बहुत सारी आप ना रिप्लाई टू एवरीवन करो। गॉट इट, थैंक यू। आई गोट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टार्टिंग द फ्रेंचाइजी, सेल्वम रामकृष्णन जी कह रहे हैं। आनंद जी कह रहे हैं मजा आ गया। ये पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर, पूरे एस्पेक्ट के अंदर एक नया पर्सपेक्टिव आपको दिखा। मेरा पर्पस ये रहता है कि आप ना एक बार अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके कैश फ्लो के हिसाब से बिजनेस को देखने का नजरिया दोबारा देखें। बाकी इन सब चीजों को रिवाइज करने के लिए चाहे डबल स्पीड के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। और अब जो लोग इस सेशन की रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो पूरा का पूरा एंजॉय करने ही वाले हैं। प्रसाद पुजारी जी कह रहे हैं इट इज ऑलवेज ग्रेट टू लिसन टू यू। अरे वाह, थैंक यू, एंड आई फील सो थैंकफुल टू यू कि आपकी लिसनिंग मुझे मिलती है। द बिगेस्ट गिफ्ट somebody कैन प्रोवाइड टू somebody is the gift of listening, and I love you Prasad Pujari ji. Thank you very much for participating today live 5 a.m. चलिए आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन और जबरदस्त दमदार बढ़िया लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे ताकि आप रन करें हमेशा अपना प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।